इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल परक्यूजर्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ में हमने पिछले वीडियो में देखा था हाउस फैसिलिटी का। सभी कर्मचारियों के लिए कर योग अनुलाग में लगभग सारे पॉइंट अपने कवर हो गए हैं। सिर्फ 2 पॉइंट बचे हैं। एक अपना रियायती दर पर या मुफ्त ब्याज पर ऋण की सुविधा, और एक और पॉइंट बचा है हमारा जो मैं करेंगे अपन अगली वीडियो में, जिसमें चल संपत्तियों का उपयोग और चल संपत्ति का हस्तांतरण। इस वीडियो में हम देखेंगे यदि हमें ब्याज मुक्त ऋण या रियायती दर पर ऋण मिलता है तो उस पर सुविधा कैसे निकाली जाएगी और किस तरीके से कर योग्य होगी। तो कुछ नियम है जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके नोट्स में चूँकि आपको पिछले वीडियोस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक शेयर किया हुआ है, वहाँ से नोट्स मेरे ख्याल से आप लोगों ने कॉपी कर लिए होंगे या देख लिए होंगे या खुद ने अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना लिए होंगे। उन नोट्स को पढ़ के आपको याद रखना है और उन नोट्स के बेस पर ही आपको आगे के सारे एग्जाम्पल मैं हर वीडियो में आपको बोलूँगी। इनकम टैक्स में आपको नोट्स जितने याद होंगे, उनके कंसेप्ट जितने क्लियर होंगे, उतना ही आपके लिए क्वेश्चन करना आसान रहेगा। क्योंकि जब पूरा बड़ा क्वेश्चन 20 मार्क्स का जो एग्ज़ाम में आता है उसमें बहुत सारे पॉइंट कवर होते हैं। उसमें आपके सभी तरह के अलाउंसेस भी आएंगे, सभी तरह की सुविधाएं भी आएंगी, उसमें आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स के पॉइंट्स भी आएंगे। उसमें वेतन हो सकता है सिंपल हो सकता है वेतनमान के रूप में हो सकता है कुछ डिडक्शंस हो, कोई एडवांस सैलरी पहले ले ली गई हो, एडवांस सैलरी इस साल ली हो, कई तरह के पॉइंट्स आपके आएंगे। तो आपने ग्रेजुअली यदि सारे नोट्स याद कर लिए हैं, समझ लिए होंगे, तो एक बड़ा क्वेश्चन करना आपके लिए आसान रहेगा। नहीं तो हर पॉइंट पे आप अटकेंगे। अभी भी आप अटकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पन्ने पलटिए, अपने नोट्स देखिए, समझिए, उस पॉइंट को वापस कीजिए। एकदम से आंसर देखिए, किसी भी एग्जाम्पल का एकदम से आंसर देखकर आप उसको ट्राई करने से अच्छा है पहले आप नोट्स पढ़ के खुद ट्राई कीजिए उसका आंसर क्या आना चाहिए, और फिर आप मिला के देखिए आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सही हो रहा है वेल एंड गुड, सही नहीं हो रहा है तो वापस से नोट्स पे जाइए, पढ़िए, समझिए। कोई डाउट है, दिक्कत है तो मुझसे पूछिए। डाउट क्लियर होने के बाद उसको वापस से ट्राई कीजिए। आंसर देख के करने से आपका टाइम तो बच जाएगा लेकिन कॉन्फिडेंस कम रहेगा, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। तो मैं आपको बार बार बोलूँगी, इन नोट्स को जिस तरीके से मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं वैसे आप खुद अपने आप नोट्स बनाइए। लिखने से आपको एक तरह से याद भी हो जाएंगे और आपके लिए ईजी भी रहेगा। आपकी खुद की लैंग्वेज में जब आप नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए याद करना आसान हो जाता है। तो नोट्स को आप बना के याद भी कीजिए और समझिए भी। तो इंटरेस्ट फ्री लोन में हम क्या देखेंगे, इसमें पहली बात यह है कि बहुत सारी रेट्स हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन्स के अंदर बहुत सारे रेट्स हैं जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं, क्योंकि इतनी सारी रेट्स को याद करना पॉसिबल नहीं है। आपको क्वेश्चन में रेट्स दी हुई होगी कि उस ऋण पर कितनी दर से आपका स्वीकृत दर क्या है, उस स्वीकृत दरों से आपको ब्याज निकालना है। यदि आपको ब्याज फ्री लोन मिला है तो जितना ब्याज आपको देना चाहिए था वो सुविधा का मूल्य हो जाएगा। यदि आपसे कोई नियोक्ता आपसे कुछ राशि वसूल कर रहा है तो जितनी राशि आपसे वसूल कर रहा है उसको हम घटा देंगे, शेष राशि जो बचेगी वो हमारी सुविधा का मूल्य हो जाएगा। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि यदि आप लोन जैसे मकान के लिए, मकान के क्रय और निर्माण के लिए विशेष ऋण की दरें होती हैं, जो रेट है आपकी इंटरेस्ट की वो अलग होती है। तो इन दो के अलावा यदि आपने मकान किसी और पर्पज़ से लोन लिया है, यानी आपने मरम्मत के लिए लोन लिया है, तो फिर रेट स्पेसिफिक नहीं होगी। फिर जो भी आपकी एक्सप्रेस क्रेडिट लिमिट है, जो भी व्यक्तिगत ऋण की जो लेन है, उसी से ही आपको ब्याज निकालना होगा जो क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी। इसी तरह से यदि आपने मकान, शिक्षा, वाहन और त्योहार, ये आपकी स्पेसिफिक चीज़ें रेट्स होती हैं, इनके अलावा किसी भी और चीज़ के लिए आपने लोन लिया है तो उस पर भी आपको एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम के तहत जो रेट दे रखी होगी उसी से आपको ब्याज निकालना है। अब इसमें कुछ बातें क्या ध्यान रखनी है। यदि आपकी ऋण की कुल राशि 20,000 रुपये से अधिक नहीं है, आपने जो लोन लिया है यदि वो 20,000 रुपये से अधिक नहीं है तो ये सुविधा पूर्णतः कर मुक्त होगी। फिर आपको इसमें ब्याज निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये सुविधा आपकी कर मुक्त है। लेकिन 20,000 रुपये तक के लोन के बाद भविष्य में कभी भी आप कोई नया लोन लेते हैं जिसकी वजह से टोटल लोन आपका 20,000 को क्रॉस कर जाता है, तो फिर लोन की संपूर्ण राशि पे ब्याज निकालेंगे। जैसे सपोज करो अभी आपने 15,000 रुपये का लोन ले रखा था, तो यहाँ पर ब्याज की सुविधा कर मुक्त होगी क्योंकि 20,000 से कम है। अब आपने 10,000 रुपये का लोन और ले लिया तो अब राशि कितनी हो गई हमारी लोन की, 25,000। तो अब 25,000 पूरे पर लगेगा ऋण। ऐसा नहीं है 20 के ऊपर जो 5 एक्स्ट्रा उस पर लगेगा, नहीं। जैसे आप 20 की लिमिट को क्रॉस करेंगे तो टोटल लोन के ऊपर आपको ब्याज निकालना है। जितना भी टोटल लोन होगा उस टोटल लोन पे ब्याज निकालेगा जैसे ही आपकी लिमिट 20,000 को क्रॉस कर जाती है। दूसरी चीज़,
यदि आपने लोन किसी 3A में वर्णित बीमारी जैसे कैंसर है, हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, एड्स है, टीबी है, इसी तरीके की कोई सी बीमारी जो 3A में वर्णित है, उसके लिए आपने यदि लोन लिया है तो उसकी जो सुविधा होगी वो भी क्या होगी हमारे लिए, कर मुक्त होगी। उस पर भी हमको ब्याज की दर निकालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि इस इलाज के लिए आपने कोई इंश्योरेंस करा रखा है और इंश्योरेंस कंपनी से आपको कोई पैसा मिल जाता है, तो जितना पैसा आपको मिलता है इंश्योरेंस कंपनी पे, उस पर जो ब्याज होगा वो हमारे लिए कर योग्य हो जाएगा। इस पॉइंट को मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। 3A में वर्णित बीमारी के लिए यदि आपने लोन लिया है तो लोन आपका पूर्णतः कर मुक्त होगा, उस पर सुविधा आपको कर मुक्त है, तो आपको ब्याज निकालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि उस बीमारी के इलाज के लिए आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस, कोई चिकित्सा बीमा ले रखा है और कोई राशि आपको मिल जाती है, तो जो राशि आपको बीमा कंपनी से मिलेगी उस राशि पे जो ब्याज होगा वो हमारे लिए कर योग्य हो जाएगा। तीसरी चीज़, अपन जो भी ब्याज निकालेंगे वो हर माह के एंड में, प्रत्येक माह के एंड में जितनी राशि बकाया होगी उस पर निकालेंगे। जैसे यदि आप कोई किस्त में आप पैसा चुका रहे हैं, तो यदि किस्त आपने महीने के अंत में चुकाई है तो उस राशि को घटा के जो शेष राशि बचेगी महीने के अंत में, उस पर अपने को ब्याज निकालना है। यानी हर महीने के एंड में जितनी राशि बकाया है, जितनी अवधि के लिए बकाया है, उस राशि पर हमको यहाँ पर ब्याज निकालना है। सेम चीज़ मैं बताई थी आपको, यदि ब्याज रियायती दर यानी कोई राशि आपका नियोक्ता आपसे वसूल कर रहा है तो वसूल की गई राशि को हम ब्याज की रेट में से घटा देंगे, शेष राशि का जो बचेगा वही हमारे लिए कर योग्य होगा। वही आपका मैंने बताया था आपको, मकान, शिक्षा, कार, 2 व्हीलर्स और त्यौहार के अलावा किसी भी पर्पज़ से आपने लोन लिया है तो फिर आपको एक्सप्रेस क्रेडिट रेट जो होगी उससे आपको ब्याज निकालना होगा, जो प्रश्न में दी हुई होगी, आपको उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। सेम ऐसे आपने मकान की मरम्मत के लिए लिया है तो भी आपके ब्याज पर एक्सप्रेस रेट ही लगेगी, जो प्रश्न में आपको दे रखी होगी। वो यहाँ पे एग्जाम्पल समझा रखा है, यदि ऋण की कुल राशि आपकी 20,000 रुपये से अधिक नहीं है तो ऋण पूर्णतः कर मुक्त होगा, उस पर आपको सुविधा पूर्णतः कर मुक्त होगी। लेकिन वो की राशि क्रॉस कर जाती है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि अभी आपने लोन ले रखा है 10,000 का, तो पूर्णतः कर मुक्त है। अब आपने फर्दर 30,000 का लोन और ले लिया तो 30 + 10 टोटल 40,000 रुपये पे जो भी ब्याज निकलेगा वो हमारे लिए कर योग्य हो जाएगा। ये 3A में वर्णित बीमारी है तो पूर्णतः कर मुक्त होगा, उसमें हमको निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं हम कि इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे दे रखा है पहला पॉइंट, सीता दशरथ लिमिटेड ने 1 जुलाई 2022 को नियुक्ति हुई। अपना जो प्रीवियस ईयर है वो शुरू होता है, वो आपको हमेशा याद रखना है, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में जितना भी लोन बकाया होगा उस पर हमें ब्याज निकालना है, वो हमारे लिए कर योग्य होगा, यदि नियम के अकॉर्डिंग वो कर योग्य होता है तो। जैसे यहाँ के रखा है कि सीता दशरथ लिमिटेड ने 1 जुलाई 2022 को नियुक्ति हुई, कंपनी ने उन्हें 20 लाख रुपए का लोन लिया। कब दिया है हमने? 1 जुलाई 2022 को हमें लोन दिया है इन्होंने 20 लाख रुपए का, जिसे 2027 में चुकाना है। मतलब आपने अभी कुछ भी पैसा वापस नहीं चुकाया है। रेट जो है टैक्सेबल है वो हमारी 8.90 है। तो हमें यहाँ पे ब्याज निकालना है, 20 लाख रुपए का लोन है, इस पर इंटरेस्ट की रेट है हमारी 8.9%। अवधि हो जाएगी 1 जुलाई से लेकर साल के एंड तक, यानी जुलाई से 31 मार्च तक 9 महीने हो जाती है, तो 9 महीने का ब्याज हम निकाल लेंगे। जो निकलेगा वो हमारा यहाँ पर कर योग्य हो जाएगा, जो यहाँ पे आ जाएगा 1,33,500 रुपीज़। ऐसा अब सेकेंड पॉइंट देखिए, यहाँ पे आपको वही 1 अप्रैल 2022 को नियुक्ति हुई है, उन्होंने कंपनी से 40,000 रुपये का लोन लिया, वही अपना 20,000 से ज़्यादा है तो ये कर योग्य होगा। 7% वार्षिक दर पे लिया है, यहाँ पर आपने 7% है, हो सकता है वो क्लियर ना दिख रहा हो फोटो में, आप बुक में देख लेना एक बार। 7% वार्षिक दर से, ये 7% है, 7% वार्षिक दर से कंप्यूटर क्रय करने के लिए आपने लोन लिया, जिसकी रेट कितनी है 12.5%, यानी टैक्सेबल रेट तो है 12.5, नियोक्ता हमसे कितना वसूल कर रहा है 7%, तो अपने को फ़ायदा कितना रहा कंसेशन रेट पे, तो 12.15 माइनस 7, हमें यहाँ पे जो रेट पड़ेगी वो पड़ेगी 5.15%। यहाँ पे लोन हमने लिया है 40,000 रुपये का, इंटरेस्ट रेट है 5.15%, जो हमारे लिए कर योग्य है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स रेट होनी चाहिए थी 12.5, नियोक्ता हमसे वसूल कर रहा है 7%, तो कितना फ़ायदा मिल रहा है हमें, कंसेशन कितना मिल रहा है रियायत 5.15 की, तो ये हमारे लिए हो जाएगा कर योग्य। अवधि हो जाएगी इसमें अप्रैल से 31 पूरे साल भर का है,
तो इसमें इंटू करने की वैसे आवश्यकता नहीं है, आप चाहो तो उसको 12/12 कर लो, बाकी नहीं करो तो दिक्कत नहीं है। 1 साल का आपको ब्याज निकालना है 40,000 पे 5.51% से, तो ये अपना आ जाएगा 2060 रुपीज़। ऐसे में थर्ड पॉइंट देखेंगे, या 15,000 का लोन लिया अपने एजुकेशन के लिए, 5,000 का लोन लिया है अपने मोपेड के लिए। चूँकि टोटल लोन मिला के हमारा 20,000 रुपये का ही हो रहा है, तो ये सुविधा हमारी पूर्णतः कर मुक्त है। इसमें कुछ भी निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोन हमारा 20,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं दे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है, श्री रामनाथ सिंह ने अपने नियोक्ता से जनवरी 2023 को, यहाँ पे आपने 1 जनवरी 2023 को आपने लोन लिया है 5.25% से, यानी इतना आपका नियोक्ता आपसे वसूल कर रहा है। लोन हमने लिया है यहाँ पर 1,50,000 रुपये का, जिसका भुगतान आपको 10,000 रुपये की किस्तों में करना है, यानी 10,000 रुपये की आपको इंस्टॉलमेंट चुकानी है एवरी मंथ। हर महीने आपको किस्त चुकानी है 10,000 रुपये की, और जो चुकानी प्रत्येक माह के अंत में, हर महीने के अंत में आपको 10,000 रुपये चुकाने। जैसे जनवरी में आपने लोन लिया है तो जनवरी के एंड में चुकाएंगे अपन 10,000 रुपये, फिर फरवरी के एंड में चुकाएंगे 10,000 रुपये, फिर मार्च के एंड में, ऐसे ही हम 10,000 रुपये चुकाते जाएंगे। पर जो कि प्रीवियस ईयर हमारा यहाँ पर एंड हो रहा है, वही हमारा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 को अपना एंड हो रहा है, तो यहाँ पे हम ब्याज निकालेंगे सिर्फ जनवरी से लेकर मार्च तक का, जो अपना प्रीवियस ईयर से संबंधित है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स है 11.8%, तो यहाँ पे 11.8% इंटरेस्ट रेट है। हमसे हमारा नियोक्ता वसूल कर रहा है 5.25%। इतनी हमको रियायत मिल गई है, तो एक्चुअली में हमें लोन कितने का पड़ा? लोन पड़ा है हमें 6.55% इंटरेस्ट रेट का। अब जनवरी में आपने 1,50,000 का लोन लिया, जनवरी के अंत में 10,000 चुका दिए, तो जनवरी के एंड में लोन कितना बचा था अपना? 1,40,000 जनवरी में। फरवरी में लोन था 1,40,000 का, हमने 10,000 की किस्त चुकाई फरवरी में, फरवरी के एंड में पैसा बचा है हमारा 1,30,000। ये अपना एंड ऑफ जनवरी है, ये हमारा एंड ऑफ फरवरी है। ऐसे हम मार्च का और निकाल लेंगे। 1,30,000 का लोन है, 10,000 की किस्त चुकाई हमने मार्च के एंड में, तो मार्च के एंड में पैसा बच रहा है हमारा 1,20,000 का। ये अपना आ जाएगा एंड ऑफ मार्च। तीनों को जोड़ लेंगे तो ये निकल जाएगा हमारा प्रोडक्ट 3,90,000। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट निकाल देंगे, वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा, इसमें लोन हो जाएगा 3,90,000, इसकी इंटरेस्ट रेट है हमारी 6.55%। क्योंकि तीनों में हमको एक एक महीने का इंटरेस्ट निकालना है, 1 महीना जनवरी का, 1 महीना फरवरी का, 1 महीना मार्च का, तो हम यहाँ पे कर देंगे इंटू 1/12। जब भी आपको किस्त के रूप में पैसा चुकाया जाता है, तो हर महीने की किस्त को घटा के हम उसका एंड का पैसा निकाल लेंगे, सारी किस्तों को अपन जोड़ लेंगे। जब भी अपन इस तरीके सॉल्व करते हैं, तो अवधि चूँकि सब में 1-1 महीने की होती है, तो अपन निकालेंगे कितना प्रोडक्ट है इंटू रेट इंटू 1/12। इस तरीके से आपको इस पर ब्याज निकालना होगा। तो ये ब्याज आ जाएगा हमारा 2128.75 रुपीज़। अब इसमें लिखा हुआ है कि आपके उत्तर में क्या चेंज होता है यदि किस्त का भुगतान प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को किया होता, जो अगले महीने से शुरू होती है। इसका मतलब आपका जो एंड ऑफ जनवरी होता, एंड ऑफ जनवरी अपना 1,50,000 रुपये ही होता, क्योंकि हम किस्त चुकाएंगे अगले महीने की पहली तारीख, यानी फरवरी की 1 तारीख को। एंड ऑफ फरवरी हम 10,000 की किस्त चुका देते यहाँ पे, तो -10,000 हो जाता, तो हमारा बचता है 1,40,000। एंड ऑफ मार्च हम फिर चुका देते किस्त 10,000 रुपये की, तो हमारा पैसा बचता 1,30,000। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा आ जाता, तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा आता 4,20,000 का। तो हम रेट निकालते 4,20,000 इंटू 6.55% इंटू 1/12। तो ये हमारा इंटरेस्ट आ जाता 2292.50। नेक्स्ट पॉइंट है, आपके उत्तर में क्या चेंज होता यदि आपने लोन लिया होता 3A में वर्णित बीमारी के लिए, तो फिर ये हमारा पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता, फिर आपको करियर करने की आवश्यकता नहीं थी। इसका लास्ट पॉइंट है, श्री मोहनलाल ने अपने नियोक्ता से जनवरी 2023 को 5% वार्षिक ब्याज दर पर 12 लाख रुपए का ऋण अपने पुत्र रवि के एजुकेशन के लिए लिया, जिसका भुगतान 2032 में करना है। मतलब आपने इसका पेमेंट अभी तक नहीं किया है। इसकी जो टैक्सेबल रेट है वो 10.8 है। हमसे वसूल कितना करा है नियोक्ता? 5%। लिया कब है? जनवरी 2023 को। तो यहाँ पे 12 लाख रुपए का लोन है,
इंटरेस्ट रेट आ जाएगी 10.8 माइनस 5 यानी 5.8%। अवधि हो जाएगी हमारी 3 महीने की। तो ये ब्याज आ जाएगा हमारा 17,400। तो इस तरीके से हमें निकालना है। यदि आपको ब्याज मुक्त या रियायती दर पे ब्याज पे ऋण की सुविधा मिलती है तो जो भी ब्याज निकलेगा वो हमारा इस तरीके से कर योग्य होगा सभी कर्मचारियों के लिए। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है और कोई डाउट आएगा तो मुझसे पूछना। आज के लिए इतना ही।